हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं। ये बॉटनी की यूनिट सेकंड है, बीएसए फर्स्ट ईयर की। और ये टॉपिक हर किसी के काम आने वाला है, हर किसी की ये चीज़ें काम आ जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो पूरी बॉटनी जूलॉजी को यानी पूरी बायो का जो क्लासिफिकेशन किया गया, इस बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया, बॉटनी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब यानी बायोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बायोलॉजी बनी हुई है। बायोस का मतलब होता है जीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी ऐसी जीव जिनका हम साइंटिफिक रूप से अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उनको हम बायोलॉजी में काउंट करेंगे। चाहे जितने भी पेड़ पौधे हों, चाहे जितने भी पशु पक्षी हो, जीव जंतु, इस दुनिया पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी पाए जाते हैं वह सारे के सारे बायो में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद में ये दो ब्रांचें हैं बायोलॉजी की, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को थियोफ्रेस्टस ने क्लासिफिकेशन किया और जूलॉजी का अरस्तु ने। तो बेसिकली यहाँ पर अपन बॉटनी में ज़्यादा पढ़ेंगे, तो ओनली बॉटनी की बात कर लेते हैं। तो ओनली प्लांट किंगडम की बात करते हैं, अपन जूलॉजी में नहीं जाएंगे। तो बॉटनी में प्लांट किंगडम की अगर बात करते हैं तो प्लांट किंगडम को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी पूरे पादप जगत प्लांट किंगडम पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है? एक तो अपुष्पीय पादप यानी क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, पुष्पीय पादप। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स में क्या विभिन्नता है या फिर क्या अंतर है। क्रिप्टोगैम्स मतलब अपुष्पीय पादप और फेनेरोगैम्स का मतलब पुष्पीय पादप। क्रिप्टोगैम्स का मतलब ये है कि ऐसे पादप जिनके अंदर पुष्प जैसी कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती, यानी जिनमें पुष्प बिल्कुल ही क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे पादपों को किस में सम्मिलित किया जाता है? क्रिप्टोगैम्स में। और ऐसे पादप जिनमें पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प के साथ साथ फल भी पाए जाते हैं तो उनको फेनेरोगैम्स में सम्मिलित किया जाता है। अगर बात कर लेते हैं आगे, तो क्रिप्टोगैम्स को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। वापस याद कर लो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यानी क्रिप्टोगैम्स तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब यहां थैलोफाइटा का मतलब क्या है? तो थैलोफाइटा का मतलब सीधा सा ये है कि इनको लोअर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। और लोअर प्लांट्स बिल्कुल जो आपने आराम से देखा होगा, एल्गी वगैरह तो सबने देख रखी है, यानी जिसका थैलस जैसी संरचना पाई जाती है, जिनका जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती, ओनली थैलस पाया जाता है। तो इसमें से कौन कौन सा आते हैं थैलोफाइटा में? एक तो एल्गी और फंजाई को सम्मिलित किया गया है, यानी इनमें थैलोफाइटा पादपों में ओनली एल्गी और फंजाई को सम्मिलित किया गया है, बाकी और को किसी को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पर फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जब फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो फिर इसको पादपों में क्यों रखा गया है? तो पादपों में भाई इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके ऊपर, इनकी कोशिकाओं के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसी कारण से इनको पादपों में सम्मिलित किया गया है। एल्गी को तो आपने देख ही रखा होगा, जितने भी पौंड होते हैं, तालाब होते हैं, वहां पर बरसात के टाइम पर या भी सर्दियों के टाइम पर अलग अलग मौसम में, मतलब हर मौसम में एल्गी आपको देखने को मिल जाएगी जब ब्लूम बनाती है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स की एल्गी होती है, तो उसको आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी बात कर लेते हैं ओनली क्लासिफिकेशन की, फंजाई को भी आगे पढ़ेंगे पर डिटेल से। उसके बाद में बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा की, यानी थेरोफाइटा में एल्गी और फंजाई। और ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो ब्रायोफाइटा में ऐसे प्लांट्स को सम्मिलित किया जाता है जो क्या होते हैं कि थैलस से धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगे। वो धीरे धीरे, पहले तो ये लंबे लंबे एल्गी क्या थे, लंबे लंबे फिलामेंट्स के रूप में थी। और लंबे लंबे फिलामेंट्स यानी जब आपने देखा होगा एल्गी का डायग्राम, जैसे मार्केंसियस, तो ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट्स के रूप में एल्गी पाई जाती थी। ठीक है, लेकिन अब ये फिलामेंट्स क्या हो गए, ये फिलामेंट्स क्या होने लगे, आपस में फोल्ड होने लगे।
और आपस में फोल्ड होकर एक मोटा थैलस और का निर्माण करने लगे। तो धीरे धीरे ये क्या होने लगे, धीरे धीरे नदी या पॉन्ड से निकलकर ये धीरे धीरे किनारों की तरफ आने लगे। यानी प्रथम, अगर मान के चलो प्रथम स्थलीय पादप किसी को कहा जाता है तो वो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, क्योंकि प्रथम बार स्थल पर ब्रायोफाइट पादपों ने ही कदम रखा था। और प्रथम सफल स्थलीय पादप किसको माना जाता है, टेरिडोफाइटा को, क्योंकि टेरिडोफाइटा आराम से धरती पर सबसे पहले उगने वाले पादप है। तो प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइटा और प्रथम सफल पादप टेरिडोफाइटा। अब यहां पर बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में छोटे छोटे पादपों को सम्मिलित किया गया है, जो आगे का टॉपिक है, इसको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा ये ब्रायोफाइटा से थोड़ी विकसित पादपों का समूह है। अब ब्रायोफाइटा से विकसित पादपों का समूह है, तो कहीं ना कहीं इनमें क्या बनने लगी, धीरे धीरे जड़ें भी बनने लगी और धीरे धीरे पत्तियां भी बनने लगी। और जब इनमें पत्तियां बनने लगी तो कहीं ना कहीं ये पादप इन पादपों से थोड़ा विकसित प्रकार के हो गए, और विकसित होने के कारण इन्होंने धीरे धीरे स्थल पर रहना सीख लिया, क्योंकि ये इनको पानी की आवश्यकता पड़ती थी। हालांकि पानी की आवश्यकता इनको भी पड़ती है, ठीक है, लेकिन ये जड़ तना पत्तियों में पूर्णतः विभाजित हो गए थे। और इसी की एक सबसे बड़ी क्लास है जिसमें फर्न आती है, तो उनमें बहुत बड़ी पत्तियां पाई जाती है और काफी विकसित मानी जाती है। टेरिडोफाइटा की सबसे विकसित क्लास मानी जाती है फर्न वाली। तो ये विकसित हो चुके थे, ब्रायोफाइटा से ज्यादा विकसित टेरिडोफाइटा थे। उसके बाद में बात कर लेते हैं, अब ये तो सारे के सारे जितने भी प्लांट हैं ये अपुष्पीय पादप है। लेकिन अगर पुष्पीय पादपों की मैं अगर आपसे बात करूं तो पुष्पीय पादपों में दो टाइप्स में इसको बांटा गया है, एक तो जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या है, जिम्नोस्पर्म में उन सभी पादपों को रखा जाता है, ज्यादातर मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म पादप इस धरती पर अभी जीवित अवस्था में नहीं है। ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म प्लांट थे वो विलुप्त हो चुके हैं। ज्यादातर इनके जो जीवाश्म मिलते हैं वो कार्बोनिफेरस काल में मिलते हैं। उनकी चट्टानों, कार्बोनिफेरस काल की चट्टानों में और जुरासिक काल में इनमें प्रचुरता से ये धरती पर पाए जाते थे। उनमें से कुछ पादप आज भी यहाँ पर धरती पर मौजूद है, जैसे साइकस है, पाइनस है, फेड्रा है, गिंगो है, नीटम है और टेक्सस है। ठीक है, वापस बोल देता हूं मैं, साइकस, पाइनस, एफेड्रा, गिंगो, नीटम और टेक्सस। तो ये सारे के सारे पादप जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। अब साइकस की अगर मैं बात करूं तो साइकस एक छोटी सी खजूर नुमा छोटा प्लांट होता है और इसी साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। ये साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। ठीक है, अब वो आगे का प्रोसेसिंग कैसे प्राप्त होता है, साइकस है, पाइनस है, ठीक है, एफेड्रा है, गिंगो है, नीटम है। और नीटम सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म माना जाता है। नीटम का प्लांट सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म माना जाता है और सबसे जो लोअर है वह साइकस को माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म, और इनको नग्न बीजी भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म पादपों को नग्न बीजी भी कहा जाता है क्योंकि इनके बीजों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता, या फिर इनको अनावर्त बीजी पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनके बीजों के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। और एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी पादप कहा जाता है क्योंकि इनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म पादप यानी आवर्त बीजी पादप, आवर्त बीजी पादपों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो डाइकोट और एक मोनोकोट। डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री पादप, मोनोकोट का मतलब एक बीजपत्री पादप। यानी जितने भी आपके दालें हैं, जितने भी मटर कुल के पादप हैं, वो सब डाइकोट में सम्मिलित किए जाते हैं। और मोनोकोट में जितने भी आपके गेहूं है, जिसमें आपके मक्का है, ये जो जितने भी एक बीजपत्री पादप है वो सारे के सारे मोनोकोट में सम्मिलित किए जाते हैं। इनको डिटेल्स हैं आगे अपन पढ़ेंगे।